Hello students, now we will study our next topic of business environment, that is corporate governance। ये 6th चैप्टर है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीनिंग। द टर्म गवर्नेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड गुबरनेयर विच मीन्स टू स्टीयर। स्टीयर का मीन्स है किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को कोई रास्ता दिखाना या लीड करना। In the context of companies, governance means direction and control of a company. There is no single definition of corporate governance acceptable to all. Different experts has defined the terms in their own ways. जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मीनिंग है वो मेनली यही है कि गवर्नेंस को, कॉरपोरेट को, कॉरपोरेशंस, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस, इन सबको गवर्न करना, जैसे कि डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, कंपनी में जो भी उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होना, उसका कंट्रोल करना, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के अंदर हो, उस चीज़ का कंट्रोल और डायरेक्शन करना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट गवर्नेंस इज द कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, प्रोसेस एंड रिलेशंस यूज्ड बाय द वेरियस पार्टीज टू कंट्रोल एंड टू ऑपरेट अ कॉरपोरेशन। एक कॉरपोरेशन और एक कंपनी को कॉरपोरेट गवर्न करने के लिए काफ़ी सारी पार्टीज इंक्लूड होती हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस में। Governance structures and principles identify the distribution of rights and responsibility among different participants in the corporation, such as the board of directors, managers, shareholders, creditors, auditors, and regulators and stakeholders, and includes the rules and procedure for making decision in corporate affairs। इसका मतलब है कि गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस एक स्ट्रक्चर होता है और एक प्रिंसिपल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं कॉरपोरेशंस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उसके ऑडिटर्स होते हैं, रेगुलेटर्स एंड स्टेक होल्डर्स, ये सभी पार्टिसिपेंट्स हैं। इनके लिए रूल्स, प्रोसीजर और उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको डिफाइन करने को ही हम क्या बोलेंगे, कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट के जो अफेयर्स होंगे उनको गवर्न करना, उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस होता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स, प्राइमरली बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड अपर मैनेजमेंट और अमंग शेयर होल्डर्स। जो कॉरपोरेट गवर्नेंस का जो मेन मोटिव है वो है कंपनीज़ के अंदर काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं इंटरेस्ट को लेकर, स्टेक होल्डर्स के बीच में, शेयर होल्डर्स के बीच में और कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट है, उसके बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो टर्म है वो आइडेंटिफाई की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसकी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास दी गई हैं। डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन, corporate discipline is a commitment by a company's senior management to adhere to behavior that is universally recognized and accepted to be correct and proper। कॉरपोरेट के जो मैनेजमेंट होते हैं, कॉरपोरेशन मैनेजमेंट होती है, जैसे मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अदर जो मैनेजर्स होंगे कंपनी के अंदर, एमडीज़ होंगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे, उनकी एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना जो कि करेक्ट और प्रॉपर हो, कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो सके। डिसिप्लिन में वो आ जाता है कि वो डिसिप्लिन फॉलो करें कंपनी का। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। जो कंपनी में जो डिसीज़न लिए जा रहे हैं उनको लेकर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं और अदर पार्टीज़ हैं जिनके इंटरेस्ट कंपनीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको उन डिसीज़न के बारे में पूरी नॉलेज हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्क हो। कुछ भी ऐसा ना हो जो कंपनीज़ के किसी भी मेंबर को चीट किया जाए।
कंपनी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, जैसे कि कोई भी डिसीजन एक्शंस लिए जा रहे हैं, वो विजिबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो टू इन्वेस्टर एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिपेंडेंस। कंपनी का हर मेंबर इंडिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, और जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर आते हैं, जो कंपनी के आर्टिकल और मेमोरेंडम के बियॉन्ड ना हो, ऐसे रूल्स जो कंपनी की अथॉरिटीज़ के अंदर आएँ, तो उन एक्शंस को, उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हर मेंबर्स कंपनी में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द थर्ड पिलर of good corporate governance. The organization should be so structured to make executive management and accountable to the shareholders and other stakeholders. कंपनी के जो भी डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल, रिगार्डिंग अदर डिसीजंस, वो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आता है फेयरनेस। The corporate governance framework should ensure that the timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation. Corporation से regarding सारे accurate और material matters disclose करने चाहिए कंपनी को, उसकी पब्लिक के लिए, उसके शेयर होल्डर्स के लिए और अदर पार्टीज़ के लिए जिनका कंपनी के साथ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी को लेकर। सोसाइटी एक कोई भी बिजनेस सोसाइटी में ही शुरू होता है। सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके ही वो स्टैब्लिश होता है, ग्रो करता है। तो सोसाइटी के लिए कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कॉरपोरेशन की, उसको फुलफिल करना भी कॉरपोरेट गवर्नेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड फॉर कॉरपोरेट गवर्नेंस। कॉरपोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में और बिजनेस में। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी को या कंप्लीट करने के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्यों है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर, कि जो आज का एनवायरनमेंट चेंजिंग है, जैसे ओनरशिप होती है वो कंपनी की टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उस चेंजिंग ओनरशिप के कारण, स्ट्रक्चर को चेंज करने के कारण भी कॉरपोरेट गवर्नेंस की नीड होती है कंपनीज़ को। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी में ही कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है तो सोसाइटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, तो उनको फुलफिल करने के लिए भी कॉरपोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। ग्रोइंग नंबर्स ऑफ स्कैम्स। कंपनीज़ में काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, कई पार्टीज़ के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं कंपनीज़ में। किसी भी कंपनी में काफ़ी सारे लोग होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं और अदर पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं जिनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कोई कंपनी का। तो उन सारी कंपनीज़ को ये हक होता है कि वो उस कंपनी के सारे जो डिसीजंस हैं या एक्शंस हैं, क्या क्या काम किया जा रहा है बिज़नेस में, क्या ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनकी उसे जानकारी हो। और कंपनी में कोई भी स्कैम या कोई भी स्कैंडल होता है तो उसके बारे में भी उनको पता हो और उन स्कैंडल्स को नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंपनीज हैज़ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस GCG मैनुअल दैट रेगुलेट GCG डायमेंशंस एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन विद सेवरल डिस्कशंस एज फॉलोज। कंपनी की गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कुछ डायमेंशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ डिस्कशन किए जाते हैं कंपनीज पे। वो डिस्कशन किन टॉपिक्स के ऊपर होते हैं, वो होते हैं कंपनीज विजन एंड मिशन। कंपनी का क्या विजन होगा, क्या मिशन होगा। विजन क्या होता है, कंपनी इन फ्यूचर किस
किस स्टेज पे होगी कुछ टाइम के बाद, और उसका मिशन क्या है कंपनी का, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी की वैल्यू, कंपनीज वैल्यू, एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए कंपनी के, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स कि जो कमिश्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कौन होंगे, कमिटीज़ किसके ऊपर बनाई जाती हैं, ऑडिट कमेटी, कंपनी की ऑडिटिंग को करने के लिए कंपनी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करती है एनुअल जर्नल मीटिंग में। नेक्स्ट आता है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होंगे या कंपनी के जो मैनेजर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उनकी क्या रेम्यूनरेशन रहेगी और उनको क्या किस चीज़ के लिए किस टाइम पे नॉमिनेशन किया जाएगा उनका। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजी कमेटी कि कंपनी किस एरिया में कंपनी को अपने पैसे को, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए और किस स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए कंपनी की, उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें कंपनी के गवर्नेंस में डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट डिवीज़न एंड एक्सटर्नल ऑडिटर। कंपनी के दो ऑडिटर्स होते हैं, कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स भी होते हैं जो कंपनी खुद अपने एज अ एम्प्लॉय कंपनी में रखती हैं, उनको रेम्यूनरेशन देती है, उनको कंपनसेशन देती है। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटर्स कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। नेक्स्ट आता है कॉरपोरेट सेक्रेटरी। जो कॉरपोरेट का सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा और कॉरपोरेशन के कितने सेक्रेटरी होंगे कंपनी में, उन सारे के ऊपर भी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर डिस्कशन की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोलिंग कि कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा और इंटरनल कंट्रोलिंग कैसे रहेगी। ये सारे फैक्टर्स भी हमारे कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, इसको हम एक स्कोप भी बोल सकते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस का, या कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर डिस्कशन जो की जाती हैं, यही इसका एक ब्लूप्रिंट है कॉरपोरेट गवर्नेंस का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। प्रिंसिपल्स क्या है कॉरपोरेट गवर्नेंस के। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। द कोड प्रोवाइड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ऑल शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ, प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन मेकिंग डिसीजन एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडीज। कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, कंपनी को मॉनिटर करते हैं, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, किसी भी शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फेयरनेस। द कंपनी अंडरटेक्स टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स राइट एंड श्योर equal treatment of shareholders. The board of directors shall give all shareholders the opportunity to obtain effective redress for violation of their right. अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी वोलेशन किया जाता है, उसके राइट्स को कुछ ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो शेयर होल्डर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे और उनको फेयरनेस प्रोवाइड करे कंपनीज की एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। द कंपनी शैल प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट all material facts relating to its activity, including its financial situation, social and environment indicators, performance, ownership structure and governance of the company, as well as free access to information for all stakeholders. कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो किसी भी टाइम पर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उनको किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। वो कभी भी किसी भी टाइम कंपनी से के जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी उसमें डिसीज़न लिए जा रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है स्टेक होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। The company recognizes the rights of all interested parties permitted by applicable law and seeks to cooperate with such person or companies for their own development and financial stability.
कंपनी का की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी के अंदर जो भी लॉ हैं, जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करे। कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स उनको सभी ज़रूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो कंपनीज़ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी इसका एक प्रिंसिपल है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में कि किसी भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे और सारे लॉ एंड रेगुलेशन उनको कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है कमिटी ऑन कॉरपोरेट गवर्नेंस। कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं जो कॉरपोरेट गवर्नेंस पे डिस्कशन के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले हमारे पास ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, इस पर कमिटीज़ दी गई हैं और ये कंट्री, ये कौन सी कंट्री की कमिटी थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट ऑफ सबमिशन, कि उनकी सबमिशन की डेट क्या थी। सबसे पहले हमारे पास है कैडबरी कमेटी जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी और इसकी डेट ऑफ सबमिशन क्या थी 1992। उसके बाद आई थी किंग कमेटी। किंग कमेटी कहाँ की थी, साउथ अफ्रीका की थी और ये 1994 और 2002 में आई थी। नेक्स्ट आता है CII कमेटी। ये जो कमेटी थी ये इंडियन कमेटी थी और ये 1996 में आई थी। नेक्स्ट आता है हैम्पल कमेटी जो इंग्लैंड की कमेटी थी, ये 1998 में बनाई गई थी। नेक्स्ट आता है कुमार मंगलम बिरला कमेटी जो इंडियन कमेटी थी, जो 2000 में बनाई गई थी कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर। नेक्स्ट आता है सेबी कमेटी बनाई गई जो इंडियन कमेटी थी, ये भी 2000 में आई थी। उसके बाद आती है हमारे पास लास्ट कमेटी, दैट इज नारायणा मूर्ति कमेटी जो एक इंडियन कमेटी थी और 2003 में आई थी। तो इन कमिटीज़ के रिगार्डिंग भी इन कमिटीज़ ने भी कुछ रिकमेंडेशन दी है अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर। वो आपकी बुक में दी गई है सारी रिकमेंडेशंस, वो आपको खुद से रीड करनी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।